जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। अच्छा, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ में ही वही रिवीजन अंडर 10 मिनट्स। और आज का जो चैप्टर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग तीनों लॉज को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन डोमेन देखेंगे, और साथ के साथ में हालांकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल हट चुका है, लेकिन फिर भी उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस कर ही लूंगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड शॉर्ट नोट्स आपके साइमल्टेनियसली बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट तक अपना ध्यान यहीं पे स्क्रीन पे गड़ाए रखना है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब यदि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बात चली है तो इनको कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे हम लोग बात करेंगे इन पे। आइए जरा इस पे डिस्कशन कर लिया जाए। तो यार सबसे पहली बात, न्यूटन ने मोशन के लॉज दिए, यानी कि यहां पे डायनेमिक्स की बात हो रही है। और इसको पढ़ने से पहले आप फोर्स को समझ लीजिए। फोर्स क्या होगा? एनी पुश और पुल पुल एक्शन दैट क्रिएट्स मोशन, इसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स कहेंगे। तो कोई भी पुश एक्शन या पुल एक्शन जिसकी वजह से मोशन आता हो, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? फोर्स का नाम देंगे। फोर्स इज नोन एज एनी पुश और पुल एक्शन विच क्रिएट्स मोशन, राइट। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू मोशन। किसकी वजह से हो रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हो रहा है। मोशन किसके कारण है? अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। इट इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स का अनबैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस्ड फोर्स होगा तो उसकी वजह से कोई नेट मोशन नहीं आएगा। देयर इज या देयर विल बी नो नेट मोशन ड्यू टू किसके कारण? ए बैलेंस्ड फोर्स। किसी भी बैलेंस्ड फोर्स के कारण ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस्ड। फोर्स अनबैलेंस्ड है तो ही कोई मोशन वगैरह होगा, राइट। अच्छा, उससे पहले आगे बढ़े हम लोग इनर्शिया जान लेते हैं। इनर्शिया, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस of a body towards चेंज के प्रति, बदलाव के प्रति जो रेजिस्टेंस दिखाती है बॉडीज, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इनर्शिया। एक मिनट रुकिए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इनर्शिया का नाम देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज के प्रति इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये इनर्शिया हुआ। इनर्शिया के टाइप्स: इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये इनर्शिया के टाइप्स हो गए। रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। बदलाव नहीं चाहिए उसे। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब है बदलाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, है ना। टू रेजिस्ट द चेंज, टू मतलब चेंज को होते हुए रोकना, चेंज को होने से रोकना, दैट इज इनर्शिया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसी बात को न्यूटन ने आइडेंटिफाई किया, एंड न्यूटन ने इसको फर्स्ट लॉ के फॉर्म में दिया कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tries to be at rest, while an object in motion tries to be in motion until or unless, जब तक कि
कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड की बात हो रही है, इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए तब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ताकि वो मोशन में आ सके। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये हम लोग स्पेसशिप्स की बात करते हैं, ठीक है, या फिर चलो धरती पे ही बात कर ले। साइकिल चलाई है आप लोगों ने, तो साइकिल चलाते आप पैडल करके छोड़ दें, कुछ देर बाद जाके साइकिल रुक जाती है, रुक जाएगी ना। तो ये साइकिल का रुकना क्यों होता है, स्वाभाविक क्यों है? इसको तो मोशन में रहना चाहिए था भाई, इनर्शिया है ना इसका, फिर ये रेस्ट पे क्यों आ गई? इसके रेस्ट पे आने का कारण है मेरे बच्चे कि ये इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। ग्राउंड का अगर फ्रिक्शन ना हो तो रुकेगी ही नहीं, जैसे स्पेस में होता है। स्पेस में अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, ब्रेक लगाना है, एक्सेलरेट करना है, तो आपको फ्यूल कंजम्पशन होता है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से मूव कर रहा है मूव करता जाएगा, राइट, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां पे, राइट। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है ये? लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, सेकेंड, जो अब न्यूटन ने बोला कि एक फोर्स चाहिए, अब न्यूटन ने सेकेंड लॉ में बताया कि वो फोर्स कितनी चाहिए। F इज प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt। सर ये क्या है? फोर्स exerted by a body, d की जगह डेल्टा कर लो, force exerted by a body is equal to the rate of change of momentum। मोमेंटम के चेंज रेट से बराबर है, मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज से ये बराबर है। यानी कि अच्छा पहले देख लो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम की अगर आप बात करोगे, मोमेंटम क्या लिखोगे? P से डिनोट करते हो, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैसे लिखेंगे? mv। तो P बराबर mv। अब इसका चेंज रेट यानी कि F बराबर m v माइनस u अपॉन t, यानी कि ma। तो F कैसे निकालोगे? ma से निकालोगे। ये हमें कौन बताया? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये क्या है बच्चों? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। व्हाट इज इट? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी फोर्स ऑफ एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से हम किसी बॉडी को धक्का मारेंगे उतने ही फोर्स से बॉडी भी हमको अपने अगेंस्ट में धक्का मारेगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? नाव पे से जब आप उतरते हैं तो नाव पीछे हो जाती है क्योंकि आप पुश करके आगे निकल रहे हैं। आप चलना, आपका जब आप वॉक कर रहे हो, जब आप चल रहे हो तो पैर से, पीछे वाले पैर से आप क्या करते हो? धक्का देते हो ग्राउंड को, तो ग्राउंड आपको पुश करता है, राइट। तो इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन के 3 नियम हो गए। ओके, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जिससे कि रिकॉइल ऑफ गन एंड ऑल देखा जाता है। तो ये हुआ इसका रिवीजन। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। विद इन 10 मिनट्स हमने फिनिश कर लिया। यदि ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि कौन सा? वर्क एनर्जी पावर, उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।